यूनाइटेड फेसबुक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता, डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय इंद्रजीत, अर्नव एंड जीत। मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो हर समर कुछ अलग ही तरीके से जाता है। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा तो बस हम ही करते हैं, बट साइनिंग सबसे कम शायद हम ही करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अवर टारगेट प्लेयर्स। अभी भी वही गुत्थी चल रही है, आपको पता ही है क्या सिचुएशन यूनाइटेड के साथ हर एक फैन के लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है। जबकि आप देखते हैं कि इवन आर्सेनल भी ओपनिंग वीकेंड पे अपना मैच बहुत ही अच्छे से खेलता है, नोइंग द फैक्ट कि जो उनके टारगेट्स थे वो सॉर्ट कर ही रहे हैं और फैंस उनसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिचुएशन कंप्लीटली वाइस वर्सा है। तो अर्नव, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एस्टन विला के मैच के। जो एक प्री सीजन मैच था, हम 1-0 से हार गए। कैसा लग रहा है आपको मैच देख के यूनाइटेड का ये जो आने वाला सफर है? सुनने में ही कितना बुरा सा लग रहा है ना। मतलब एस्टन विला के अगेंस्ट प्री सीजन मैच था और वो 1-0 हार गए। वही कि मेन सारे प्लेयर्स है वो अवेलेबल नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो फिट नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपना परफॉर्मेंस का पीक हिट नहीं किया। पर उसको मैं दूसरी तरह से भी देखूंगा कि अब एक हफ्ता ही बचा है, वो अभी तक फिट नहीं है कि वो एक फ्रेंडली खेल पाए और उनको डायरेक्टली पैलेस मैच में उतरना पड़ेगा। तो बड़ा ही मतलब स्कैरी है, क्योंकि मुझे तो पैलेस की फ्रंट थ्री बहुत ही डेडली लग रही है। मतलब उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोबेबली, लेकिन वो भी मतलब वैसे ही है। आयु बहुत ही अच्छे डिफेंसिवली मतलब ट्रैक करते हैं, ओपोनेंट्स को पुश करते हैं, और ज़ाहा सुपर फॉर्म में है। और एजे का जो 15-20 मिनट देखे वो अच्छे थे। मतलब तो इसका मतलब हमें अच्छे फॉर्म में रहना पड़ेगा, हमें फ्लो में रहना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम है। और ये फ्लो का ही सारा प्रॉब्लम है जो एस्टन विला मैच में दिखा। बट एट द सेम टाइम एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव भी था कि वैन डे बीक ने अपनी क्वालिटी दिखाई, क्योंकि ये भी लेकिन याद रखना पड़ेगा कि वैन डे बीक खेल रहे थे ऑलरेडी अपने एक नेदरलैंड्स के लिए खेले हैं, तो ट्रेन कर रहे थे, रेगुलर ट्रेनिंग में ही थे, और उनका तो सीजन भी बहुत जल्दी खत्म हो गया था, तो वो फ्रेश भी हैं थोड़ा। तो इनफैक्ट आई थिंक उनको तो आई थिंक अब 4 से 5 महीने हो गए होंगे उनको एक कॉम्पिटिटिव क्लब फुटबॉल खेले हुए, तो बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हैं। तो पॉग्बा का पहला मैच में ना होना शायद उतना इम्पैक्ट ना करे, बट मुझे डैनियल जेम्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे ही डैनियल जेम्स बहुत पसंद है। आई डोंट नो, आई रियली लाइक जो वो करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है थोड़ा सा नेग्लेक्टेड हो गया डैनियल जेम्स। मतलब एक 20-21 साल का लड़का चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में आया, अच्छा स्टार्ट किया, जितना करना था मेरे ख्याल से सीजन में किया, तो बट अब जैसे सब भूल ही गए उनको। मतलब उनका ऐसा लगता है कि ऐसे सुन के लगता है कभी कभी कि पूरा का पूरा फैन बेस ये सोचता है कि ही इज नॉट गुड इनफ फॉर अस, बट आई डिड नॉट सी अ रीजन व्हाई। मतलब ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे डैनियल जेम्स से कि वो आते ही सारे परफेक्ट बॉल्स डालेंगे। मतलब एकदम एक रेडीमेड आपको कोई टॉप क्वालिटी स्ट्रिंगर नहीं मिल रहा था, तो उस हिसाब से उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई थिंक तो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ बुरा था फिर से, तो ये भी एक वरिंग फैक्टर है। तो बट सेकंड हाफ में थोड़े यंगस्टर ज्यादा उतरे आई गेस, बट ठीक है। आई मीन रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देके इसको कुछ मिनट्स की तरह ही देखेंगे अब, क्योंकि रिजल्ट अपने फेवर पे नहीं गया। बट हाँ ठीक है, मिनट्स ही है तो ठीक है, इट्स फाइन। आई होप प्लेयर्स गेट बैक टू फिटनेस। ये जिस तरीके से यूनाइटेड अभी जा रहा है, आप कितने कॉन्फिडेंट है पैलेस मैच से पहले कि नहीं हम 3 पॉइंट्स अपने होम पे कलेक्ट करेंगे और सीजन को अच्छे से स्टार्ट करेंगे? जतिन, सही बताऊं तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है। बोथ यूनाइटेड और पैलेस के पर्सपेक्टिव से पैलेस का फ्रंट थ्री अब बहुत ही थ्रेटनिंग हो गया है। ज़ाहा फॉर्म में है, आयु क्या कर सकता है ये हमें पता है, और अब तो बैचुआई भी है। और साथ ही साथ यूनाइटेड के भी बारे अगर बात करें, ऐसा अर्नब ने पॉइंट आउट किया, पॉग्बा नहीं अवेलेबल होंगे। और जैसा हमारा फ्रेंडली मैच रहा है, ठीक है, आई वुड से कि इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल, अच्छा मैच था, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे मैच में से। बट फिर भी पहला मैच विला के अगेंस्ट फ्रेंडली, आई थिंक कि प्रोबेबली सेकेंड हाफ में ज्यादा वो एग्रेशन नहीं दिखा जो
हमें चाहिए था कि हम बस सेकंड हाफ में किसी भी तरह जाके उन्हें बीट करें। वो एग्रेशन मुझे मिसिंग लगा। बट मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा जो मुझे मैच से लगा कि फोसू मेंसा की आई वुड से डिसेंट परफॉर्मेंस थी, सरप्राइजिंग था, मे बी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सेंटर बैक्स उनको सिलेक्ट किया मैगवायर के अलॉन्ग साइड खेलने के लिए। मुझे लगा कि अच्छी गेम थी उनकी ओवरऑल, और डिफेंसिव मिडफील्ड में भी जितनी देर खेले काफी अच्छे थे। लूक शॉ की अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल से, कुछ अच्छे लो बॉल्स डाले उन्होंने, एक तो लिंगार्ड वाला चांस जो फिनिश नहीं कर पाए लिंगार्ड, बट आई थिंक लूक शॉ की भी ओवरऑल गेम अच्छी थी। दोनों हमारे मिडफील्डर्स मैकटोमिनी और वैन डर बीक मेरे हिसाब से काफी अच्छे थे। मैकटोमिनी के कुछ टचेस और कुछ बॉल्स जो उन्होंने प्ले किए वो काफी अच्छे थे, और वैन डर बीक के बारे मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, वैसे हमें पता ही है कि उनकी गेम स्टाइल थोड़ी अलग है, वो थोड़ा कुछ अलग ऑफर करते हैं हमें। हमने 3 या 4 बार देखा ही वाज गेटिंग इनटू रियल गुड पोजीशंस इनसाइड द बॉक्स, सो दैट वाज समथिंग दैट इज अ रियल पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। एक अलग डिमेंशन ऑफ प्लेयर हमारे पास है अब। एंड डैन जेम्स डेफिनेटली आई वुड से कि मुझे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी, अंडररेटेड है। आई थिंक ये सीजन काफी अच्छा और डिफाइनिंग हो सकता है डैनियल जेम्स का। तो जतिन, ठीक अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट गोइंग फॉरवर्ड क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं हूँ। लेट्स सी क्या होता है। जीत तो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, बट इंद्रशीष आप कॉन्फिडेंट है क्रिस्टल पैलेस को फेस करने के लिए यूनाइटेड? या देखिए, रिजल्ट तो आई थिंक पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों सारे बोल रहे हैं कि क्रिस्टल पैलेस का जो फ्रंट थ्री है टॉप फॉर्म में है, क्योंकि मेरे को पता नहीं अभी उन लोग फ्रेंडलीज खेला है कि नहीं, पर मेरे को तब तक याद है कि जब वो लोग सीजन खत्म किया था वो लोग काफी डिप में था, उनका स्ट्राइक, उनका जो फ्रंट थ्री था काफी डिप में था, बेंटे के गोल नहीं कर रहे थे, आयु भी अच्छा फॉर्म में नहीं था, तो मेरे को इतना तक याद है। और देखा जाए हम लोग का टीम का, देखिए मार्शियल वापस आएंगे, काफी वाइटल प्लेयर है हम लोगों का। फिर वैन डर बीक भी अच्छा खेला वो जो प्रैक्टिस गेम हम लोग खेला था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस गेम के पहले ही उसका इटली के साथ मैच देखा था, जिसमें वो काफी परफॉर्मेंस एकदम अच्छा नहीं था उनका, काफी क्रिटिसाइज भी हुआ था उसने। तो उसके बाद जब उसने एस्टन विला के साथ जो गेम उसने खेला था उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया और काफी अच्छा भी लगा। ऊपर से लूक शॉ भी अच्छा खेला। और एक ही चीज में मैं डैन जेम्स का भी बहुत आई एम अ बिग फैन ऑफ डैन जेम्स, बट आई थिंक ही इज आउट एंड आउट विंगर। वो आज का जमाने का विंगर नहीं है कि 4-3-3 में खिला दिया वो लेफ्ट से कट करके गोल डाल देगा, ऐसा वो है नहीं। स्पेशली 4-4-2 टाइप्स विंगर, लाइक लाइन से क्रॉस बनाने के लिए, बॉक्स में बॉल डालने के लिए। आई थिंक ही इज मच मोर दैट टाइप ऑफ प्लेयर rather than someone like Sterling or a Ronaldo who cuts in from left and shoots. So I think more or less we are okay now. Okay to start. अब मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ, आपने समअप तो सभी ने कर ही दिया है। अगर हमने डैनियल जेम्स को लास्ट सीजन लिया था, हमने एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से ही लिया होगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि वो एक ट्रेडिशनल फॉरवर्ड नहीं है माने टाइप्स, तो मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। लास्ट सीजन पे उन्होंने फर्स्ट हाफ पे, मैंने तो देखा हर मैच में एक अच्छी बॉल दी थी। वो अपने को बचाने के लिए कर रहे थे, उनको पता है कि भाई यूनाइटेड में बहुत नहीं तो ये पीछे पड़ जाएंगे फैंस, और मतलब एक मेरे लिए सिचुएशन हार्ड हो जाएगी। मे बी ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपना काम कर दीजिए, बट हमारे पास वो प्लेयर्स भी नहीं जो उनका यूटिलाइज कर सके। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 10-40 साल पेनल्टीज नहीं लेंगे तो 4 से 5 गोल तो उनके वैसे ही कम है। तो जो उनकी लास्ट सीजन की टैली से कंपेयर करें और जिस हिसाब से उनका फॉर्म ऊपर नीचे जाता है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है यूनाइटेड फैंस को। तो अगर वो इस चीज को यूटिलाइज करते हैं, जिस टाइम डैनियल जेम्स खेलते हैं उस टाइम वो यूटिलाइज करते हैं, तो यही चीजें यूनाइटेड को बढ़ा सकती है। अदरवाइज तो मुझे बहुत सिचुएशन हार्ड लगती है, क्योंकि देखिए हम बहुत से फैन है जो बात करते हैं ना, मैकटोमिनी, फ्रेड अच्छे प्लेयर हैं, बट ये मैनेजमेंट पे डिसाइड करता है कि अगर आपकी सिचुएशन पे उसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैकटोमिनी ने लास्ट सीजन 6 पॉइंट्स आपको कलेक्ट कराए हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल थे। एक उसने टॉटनहम के अगेंस्ट गोल मारा था होम पे, और एक वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर गोल मार लिया था कोरोना वायरस स्टार्ट होने से पहले। तो अगर ऐसा कंट्रीब्यूशन हमें इन प्लेस से मिल जाए तो फिर तो काम बन सकता है। अदरवाइज तो टिप आना बहुत ही एक रियलिस्टिक पिक्चर लग रहा है मेरे हिसाब से। जतिन, मुझे लगता है कि आई मीन इंद्रशीष की इस बात से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। डैनियल जेम्स आई थिंक
मे बी हाँ हम बोल सकते हैं कि उस लेवल पे वाइड फॉरवर्ड अभी नहीं है, जैसे रोनाल्डो एंड स्टर्लिंग तो खैर बहुत आगे हो गए, बट मे बी एक सैंचो की भी बारे अगर बात करें तो उस जॉनर में अभी नहीं है। बट आई स्टिल फील कि ये सीजन बहुत ही डिफाइनिंग होगा। मुझे लगता है कि ही कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी डिसेंट वाइड फॉरवर्ड और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेशली ऑफ द बेंच अगेंस्ट टायर्ड डिफेंडर्स, जहां पर वी वांट समवन टू just take the ball and run at defenders. So I think both from the left and right, हमने left side से देखा वो कर्ल करके shots अच्छे मारते हैं, and right side से he can get past his left back any day. So I think he can turn out to be a decent. जरा सा इंटेलिजेंटली यूज करना पड़ेगा डैनियल जेम्स को। देखिए मतलब आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजमेंट नहीं है ये कि आप ये फीफा लेवल की बात नहीं है कि आप मतलब आपने एक प्लेयर को निकाला उसी टाइप का एक और प्लेयर उतार दिया। आपके पास वर्ल्ड के सारे बेस्ट प्लेयर है, वो भी बैकअप में बैठते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली डैनियल जेम्स में मुझे तो हमेशा से ही शुरू से ही एक पार्क जी सूंग वाली क्वालिटीज नजर आती है। तो और वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है टीम कंटिन्यू करने के लिए, टीम को स्पेशली चैंपियंस लीग जैसे मैचेस में उनको यूज करना स्मार्टली। जब ओपोनेंट के पास मान लीजिए बहुत ही बढ़िया फुल बैक है और बहुत ही बढ़िया विंगर भी है उसी साइड में, तो आपको उनको बड़े स्मार्टली यूज करना होगा। वो जितना ओपोनेंट का फुल बैक आगे अटैक करेगा उतना वो वल्नरेबल हो जाएगा। डैनियल जेम्स उनको ट्रैक बैक भी कर सकते हैं और उसको स्पीड में बीट भी कर सकते हैं। तो उन पे ये प्रेशर होना नहीं चाहिए हमारी तरफ से कि वो गोल्स में अपनी कंट्रीब्यूशन जस्टिफाई करें। कर देंगे वो अभी 21 साल के हैं तो कर देंगे। ही कैन गो अहेड, ही विल स्कोर मोर गोल्स, ही हैज गॉट, वो उनकी टैलेंट हमने देख ली थी सीजन के शुरू में ही। बट लेकिन वो उनका डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो टैक्टिकली हमें हमारे स्क्वाड में क्या ऐड करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और इतनी क्वालिटी तो उनमें मुझे दिखती है कि अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है, कोई अगर थक गया है, बहुत ज्यादा मैचेस खेल चुका है, जैसे मान लीजिए रैशफोर्ड हो गए, जो कि बाद में ये पता चला कि रैशफोर्ड इंजरी के थ्रू खेल रहे थे, तो डज नॉट मेक सेंस कि आप उनको जबरदस्ती खिलाते रहे कि मतलब, क्योंकि ना वो उस तरह की कोई प्रोडक्टिविटी बेचारे दे पाते हैं रैशफोर्ड, उल्टा रैशफोर्ड फैंस का टारगेट बन जाते हैं उस टाइम पे, और जेम्स भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। तो मतलब यू आर नॉट हेल्पिंग आउट एनीबॉडी बाय ओवर प्लेइंग रैशफोर्ड। तो इट्स बेटर टू प्ले अ गाय एंड गिव हिम अ सेट रोल, मतलब तुम ये काम करोगे और तुम्हें इसको ट्रैक करना। अब मुझे लगता है कि अगर राइट साइड पे सेविया के अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल अगर रेगुलन के उस रन को ट्रैक डैनियल जेम्स होते तो वो उनको पूरे एंड तक ट्रैक करते। रेगुलन उस तरह से बीट नहीं करके भाग जाते एरन वन बिसाको को, उतना आसान क्रॉस नहीं डाल पाते हो। तो ये अब ये सब यूज करना पड़ेगा। मतलब आपके पास है, ठीक है, प्रॉब्ली सोल्जर वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि हमें प्लेयर्स चाहिए, आई डोंट हैव द प्लेयर्स दैट आई वांट टू प्ले विद, बट अब नहीं, अब देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपका ट्रांसफर विंडो कैसा भी गया हो, अब दैट हैज टू बी द पास्ट। अब सीजन शुरू हो रहा है, आपको सीजन पे कंसंट्रेट करना है एंड एवरी मैच इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और आप टीम हमारी ऐसी है कि अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलें तो हम 16 मैच तो जीत ही सकते हैं डेफिनेटली, मतलब 16 टीम के अगेंस्ट मैच तो जीत ही सकते हैं। तो मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आपके पास सैंचो नहीं आया तो आप क्रिस्टल पैलेस को नहीं हरा पाओगे या आप शेफील्ड यूनाइटेड के साथ स्ट्रगल करोगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्टन विला के अगेंस्ट आपको प्रीमियर लीग में स्ट्रगल नहीं करना है, तो वो थोड़ा टैक्टिक्स पे जाएगा। मैं भी यही फील करता हूँ। मैंने सबसे लास्ट सीजन में डैनियल जेम्स का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता क्या देखा था, जब भी वो बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते थे ना तो दूसरा अपोजिशन मैनेजर थोड़ा कंसर्न पे रहता था। उनको पता है कि पेस से बीट कर जाएगा, चाहे फिर बाकी क्रिएटिव प्लेयर्स तो यूनाइटेड पे बहुत हैं शायद। आई लेट्स होप। देखिए द इशू ये है कि अपने पास जो फॉर्मेशन है वो 4-3-3 है। अब 4-3-3 में डैनियल जेम्स उतना सूट नहीं करते, ये एक मेजर इशू है। अगर 4-4-2 होते या कोई और होते तो शायद डैनियल जेम्स अच्छे से सूट कर पाते। अभी मेरे ऊपर है, अभी ऐसे इफ मेरा ओपिनियन अगर बोलते हो तो अगर हम लोग शायद मान लो कि मैच हार रहे, हमको स्कोर करना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन बिसा को बैठा के डैनियल जेम्स को ला सकते हैं। तो क्या होता है ना, राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों हम लोग को यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जो किया था सोल्जर ने लास्ट में किया था, डेढ़ में किया था सेविया के साथ, लेकिन उसको आगे करना चाहिए था। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हम 4-3-3 नहीं खेलते हैं, मतलब हम एक्चुअली 4-2-3-1 खेलते हैं, जिसमें कि बेसिकली बॉक्स से अटैक करते हैं।
तो Top three ब्रायन है जेम्स West Ham। के पास 2 प्लेयर होते हैं क्रॉस डालने के लिए बॉक्स में। अब मार्शियल जो बॉक्स में हम और ज्यादा एंटर करेंगे, अब कर नहीं रहे फिलहाल, करना चाहिए उन्हें, और ब्रूनो फर्नांडिस भी। तो नॉट लाइक अ 4-3-3 साइड जिसमें आप अगर क्रॉस करने जाए तो आपको बॉक्स में सिर्फ एक ही स्ट्राइकर मिलेगा। हमारे पास 2 लोग हैं जो बॉक्स एंटर करेंगे ही करेंगे, तो द चांसेस ऑफ यू फाइंडिंग समवन इंक्रीजेस और क्रॉसर्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ती है। तो अब वो है कि आप चेंज करने के लिए इन्वर्टेड विंगर खिलाते हो, अलग स्टोरी है। बट ब्रूनो एक तरह से एक स्ट्राइकर ही है, वो एक शैडो स्ट्राइकर है। वो एटलीस्ट हमारे लिए एज अ शैडो स्ट्राइकर ही खेलते हैं, वो ही गोज बियॉन्ड द स्ट्राइकर। तो बट जैसे भी हो, आप जैसे भी क्रॉस उनको जैसे भी यूज करें डैन जेम्स को, लेकिन इस थॉट प्रोसेस से आप सीजन में नहीं एंटर कर सकते कि आपको हर मैच में रैशफोर्ड, ग्रीनवुड जो शायद फर्स्ट मैच ना स्टार्ट करे इनफैक्ट, तो मतलब शायद डैन जेम्स ही स्टार्ट करे। तो लेकिन मतलब उसको मतलब आप इन तीनों को लेके ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये तीनों आइडियल कैंडिडेट है। तो हमेशा आप आइडियल सोचते हुए चलोगे तो वो टीम बनाने में हमें, मेरे ख्याल से जिस तरह से हम चल रहे हैं, हमें 3 और सीजन लग जाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को ज्यादा अडेप्ट करना पड़ेगा, टीम को अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक प्लेयर आता है जिसकी एक तरह की स्ट्रेंथ है, तो उसकी स्ट्रेंथ को फीड करना पड़ेगा रादर देन उसको एक पर्टिकुलर दूसरी स्टाइल से खिलाना। तो अब वो जैसे भी हो, वैसे मैं एग्री करता हूँ, अगर वान बिसाका को निकाल के भी आप डैनियल जेम्स को लाते हो, जब आपको एक थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, तो बिल्कुल हाँ, मतलब ऑल ऑप्शंस शुड बी एक्सप्लोरेबल, स्पेशली चैंपियंस लीग, कीपिंग चैंपियंस लीग इन माइंड। अब आप सोचिए ना, डिएगो डालो ने आउट ऑफ नोवेयर आके जो वो मतलब फ्री जो शूट लिया, जो पीएसजी किम्पेम्बे के हाथ में लग गया, तो अब पूरे सीजन में कुछ नहीं किया था डिएगो डालो ने, बट दैट सडनली दैट वन चेंज वन एज द होल टाइप। तो मतलब आपको ओपन रहना पड़ेगा, इतना स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकते। मुझे इस बात का थोड़ा सा डाउट है कि ओले बहुत स्ट्रिंजेंट लगते हैं मुझे कभी कभी, जो उनको चाहिए वही चाहिए। आई होप वो पहले सीजन में दैट्स डन एंड डस्टेड, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो योर वे ऑल द टाइम, आपको चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। इनफैक्ट अर्नब, आपने बोला वो मार्शियल और ब्रूनो बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। अगर हम पिछले सीजन का फर्स्ट पार्ट याद करें तो जेम्स और रैशफोर्ड बहुत अच्छा लिंक कर रहे थे। आई थिंक रैशफोर्ड वापस आने के बाद, इंजरी के बाद, उनको एक डिफरेंट रोल दिया गया था, वो बॉक्स में उतना नहीं घुस रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू बी मोर ऑफ द क्रिएटिव मिडफील्डर। अगर वो वापस उस रोल पे आते हैं, उस थॉट प्रोसेस से खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से जब भी जेम्स मे बी सेकंड हाफ ऑफ द गेम, लास्ट के 20 मिनट जब खेल रहे हैं, तो ही विल ऑलवेज हैव ऑलमोस्ट 3 प्लेयर्स इन द बॉक्स। तो दैट इज वेयर विल सी कि अगर जेम्स राइट हैंड साइड से अच्छा क्रॉस कर सकते हैं तो शायद प्रोडक्टिविटी जा सकती है ऊपर। और दूसरी मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, थोड़े ब्रॉडर व्यू से, तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पहले ब्रेक डाउन करने में टीम्स को, जो सिट बैक करते हैं हमारे अगेंस्ट। उसके लिए हम ब्रूनो लेके आए। मेसन एक ऐसे प्लेयर है जो उन टीम्स के अगेंस्ट परफेक्ट है, बिकॉज इतनी सी जगह मिलती है वो शूट कर देता है, ही डजंट रियली वांट टू गो इनसाइड द बियॉन्ड द डिफेंडर एज सच। तो अब वो टीम बिल्ड हो रही है जो ब्रेक डाउन कर सकती है टीम्स को। बट जेम्स एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है काउंटर अटैक के एंगल से अगर देखें तो ही इज वन ऑफ द परफेक्ट कैंडिडेट्स वी हैव इन द टीम। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में जहां हमें काउंटर अटैकिंग स्टाइल ही खेलना है 30 मिनट्स के लिए या मे बी एक पूरे मैच के लिए, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जेम्स के एंगल से अगर देखें तो। हम स्टार्टिंग 11 के बारे में बात कर रहे, तो प्रेडिक्शन तो बनती है स्टार्टिंग 11 की, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर बनाएगा हमारे फर्स्ट मैच की, जो कि होम पे अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। तो जीत आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके हिसाब से स्टार्टिंग 11 क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज I also agree with Arnab to a certain extent कि काफी stringent है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बट प्रॉब्ली पॉल पॉगबा है नहीं तो वैन डे बीक स्टार्ट करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा वैसे, मैटिच, वैन डे बीक और ब्रूनो का मिडफील्ड ट्रायो देखने को मिलेगा शायद हमें। और प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि जेम्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी प्री सीजन फ्रेंडली विला वाले मैच में, तो मेरे ख्याल से अप फ्रंट हम मार्शियल, रैशफोर्ड और जेम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो और बैक फोर तो आई थिंक सेम ही रहेगा, मैग्वायर, लिंडलॉफ, शॉ और वैन बिसाका। अगर वैन बिसाका अवेलेबल है तो आई एम नॉट श्योर, उनकी कुछ लॉकडाउन के कारण देयर वाज सम रिस्ट्रिक्शंस, बट एनीवेज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट और डेविड डी हाई इन गोल। सो आई थिंक 2 मेजर चेंजेस, पॉगबा, वैन डे बीक फॉर पॉगबा एंड जेम्स फॉर मेसन फॉर द फर्स्ट मैच। हम एग्री करते हैं कि कुछ चेंजेस पे हो? मुझे एक अब वही है कि मतलब बैशिंग वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि लिंगार्ड स्टार्ट करेंगे जेम्स नहीं, लिंगार्ड स्टार्ट करेंगे मेसन ग्रीनवुड की जगह।
तो मुझे ये लगता है कि लिंगार्ड ही को अगर हम कोई राइट विंगर साइन नहीं करते हैं तो इस सीजन हम लिंगार्ड को यूज करेंगे एज अ बैकअप राइट विंगर। और क्योंकि जेम्स ने दिखाया है कि वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा इफेक्टिव है, उनका वो कट इन करके विला के साथ भी उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया था जो बेसिकली थोड़ा सा पोस्ट के बाहर थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, बट मतलब वो एक टेंडेंसी है। और कंसिडरिंग कि मार्शियल बॉक्स में अभी भी उतना ज्यादा एंटर नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए जनरली, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से वो हम जेम्स को बेंच से ही लाएंगे मुझे लगता है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे ये भी डीप ही बैठेंगे। क्रिस्टल पैलेस डिफेंस डीप ही रहेगी, वैन आर्नहोल्ट भी नहीं है, तो वैन आर्नहोल्ट की इंजरी के कारण ऐसा कोई फुल बैक नहीं है जो भागेगा भी आगे, मतलब उनका लेफ्ट बैक पीछे ही रहेगा मेरे ख्याल से। मोरलेस वो काउंटर पे खेलने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने दिखाया इनफैक्ट अभी इस मैच में भी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि ज्यादा लिंगार्ड को स्पेस मिलेगा थोड़ा, वो फिर से ड्रिफ्ट इन करेंगे। और सरप्राइजिंगली मतलब इस मैच के भी अगर आप हाइलाइट्स देखें एस्टन विला मैच के, तो लिंगार्ड सबसे ज्यादा फीचर करेंगे आपके हाइलाइट्स पैकेज में। तो कुछ बड़े ही अच्छे टचेस थे, शायद सबसे अच्छा जो अटेम्प्ट ऑन गोल था वो लिंगार्ड का ही था जो सेव हो गया था। तो आई थिंक वी विल गो विथ लिंगार्ड एट द बिगिनिंग। इफ इट डजंट वर्क फॉर 55-60 मिनट्स तो शायद हम चेंज करें, बट तो वो एक है। बाकी मुझे लगता है कि इन ऑल लाइकलीहुड वन-बिसाका विल बी फिट। तो फिट क्या, देखिए वन-बिसाका तो फिट ही है, वो बेसिकली उनका क्वारंटाइन चल रहा है तो वो सॉर्ट हो जाएगा उनका क्वारंटाइन पीरियड तब तक, तो वो वन-बिसाका भी होंगे। तो बाकी रेस्ट ऑफ द टीम वही वैन डे बेक, द रेस्ट ऑफ द पिक्स देमसेल्व्स। तो रैशफोर्ड इज राइट नाउ अ वरी, क्योंकि इस मैच में मतलब अगर फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप सिर्फ हाइलाइट्स का पैकेज उठाए तो उसमें एक अटेम्प्ट पूरे मैच में, पूरी हाइलाइट्स में सिर्फ एक 10 मिनट के हाइलाइट्स में सिर्फ एक बार आपको रैशफोर्ड दिखेंगे और एक बहुत बुरा सा शॉट शूट ले रहे होंगे वो जो 10 यार्ड बाहर से जा रहा है। तो आप बेसिकली मतलब वो एक वरिंग फैक्टर है हमारे लिए। तो बट आई होप कि दैट वर्क्स आउट वेल, क्योंकि अब मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं है फिलहाल, तो सीजन बिगिनिंग है, मतलब आपके पास टाइम है, आप सेटलिंग कर सकते हैं। और थैंकफुली शुरू में स्पर्स के जैसा हमारा शेड्यूल तो नहीं है, तो हम होपफुली हम सेटलिंग कर जाए। तो क्रेजी शेड्यूल फॉर स्पर्स, मतलब 9 मैचेस हैं उनके 21 दिन में स्पर्स के, इट्स मतलब अनबिलीवेबल। तो मतलब उस तरह का शेड्यूल नहीं है थैंकफुली। तो आई होप कि मतलब ही टेक्स इस टाइम एक मैच में, इवन इफ अगर पैलेस के साथ ही जस्ट plays his normal game to get a little bit of confidence back, so I think it works. So एक लिंगार्ड ही है जो मुझे लगता है एक सरप्राइजिंग स्टार्टर हो सकता है। इंद्रशीष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे कोई प्लेयर एक्स्ट्रा? नहीं, इवन आई थिंक लिंगार्ड विल स्टार्ट, क्योंकि मेरे को भी लगता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट मैच है, सबको चाहिए, मतलब अभी लिंगार्ड को भी अगर खेल रहा है अपना स्क्वाड में है तो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मेरे को भी लगता है कि ओले उसको अपॉर्चुनिटी देगा स्टार्ट करने। इंद्रशीष, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। आई मीन लिंगार्ड, आई स्टिल वांट कि लिंगार्ड समहाउ मेक्स अ प्लेस एज इवन अ बैकअप स्क्वाड ऑप्शन, बट राइट विंग में मुझे लगता है कि मतलब उसको वो एग्रेशन नहीं है कि वो बीट करे अपने लेफ्ट बैक को या कुछ क्रिएट करे वहाँ। व्हाट हिज गेम इज अबाउट कि ही विल गेट इनटू द बॉक्स, जैसे हमने देखा वो लूक शॉ वाले लो बॉल में, दैट वाज द क्लोजेस्ट मोमेंट दैट वी हैड ऑन गोल। तो वो एक एबिलिटी उनकी अच्छी है, वो मुझे लगता है कि नंबर 10 एरिया से ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है जब वो नंबर 10 एरिया में खेलते हैं। तो आई थिंक अगर वो मार्शियल के पीछे खेलेंगे तो मेरे हिसाब से मार्शियल से ज्यादा वो हमें बॉक्स में दिखेंगे। तो वो एक जगह है जहां मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली उन्हें, बट अनफॉर्चुनेटली वैन डे बेक भी आ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रूनो को जब पॉली रेस्ट करेंगे तो उस वक्त भी लिंगार्ड वुड बी एन ऑप्शन देयर। बट राइट विंग में आई थिंक अगर आई मीन आई स्टिल फील कि राइट विंग के लिए भी जेम्स इज अ बेटर ऑप्शन ओवर लिंगार्ड, अगर हम मेसन के बैकअप के लिए सोचे या कुछ मैचेस में स्टार्ट करने के लिए भी सोचे। अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल होप कि लिंगार्ड के लिए कुछ वर्कआउट हो, एंड शायद नंबर 10 स्पॉट में ही अगर हम ऐसा देखें कि पॉग्बा के लिए बैकअप वैन डे बेक ज्यादा है और मैचेस बहुत सारे मैचेस में रोटेट कर रहे हैं, तो शायद लिंगार्ड को जगह मिले ब्रूनो नंबर 10 वाले पोजीशन में। बट या आई थिंक राइट विंग में मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा लिंगार्ड। चेंज नहीं होंगे किसी के लिए वैन डे बेक, बट मुझे लगता है कि लिंगार्ड जब राइट में स्टार्ट करेंगे तो एक दूसरे टाइप का गेम बनेगा बेसिकली। तो आई होप कि इतना टाइम मिल जाए उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइक करने के लिए। तीनों ही स्मार्ट प्लेयर है, वैन डे बेक, ब्रूनो और लिंगार्ड, तीनों की गेम अंडरस्टैंडिंग
बड़ी अच्छी है, तो बड़ा जल्दी अपने आप को वो कर सकता है। लिंगार्ड का अनफॉर्चुनेट कि उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो भी हो चुका है, और वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें कभी कभी ट्राई करते हैं जो शायद उनकी एबिलिटी का पार्ट नहीं है, ट्राई करते हैं वो फेल कर जाते हैं, बड़े ही बुरे लगते हैं। तो बट मैच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनकी, वो गेम अच्छा रीड करते हैं, तो और एक बर्स्ट ऑफ पेस भी है, वो उनका स्ट्रेंथ है। बट मुझे लगता है कि जो देखने को मिलेगा वो होगा कि मैटिच सिट करेंगे और वैन डे बीक, ब्रूनो और लिंगार्ड स्वैप करते रहेंगे बहुत स्पीड में, मतलब कौन कहाँ होगा, क्योंकि वैन डे बीक लाइक्स टू प्ले वाइड राइट ऑल्सो, वो राइट साइड पे पहुंच जाते हैं हमेशा खेलते खेलते और वहां से बॉल डालते हैं, उनकी क्रॉसिंग अच्छी है बहुत। तो ब्रूनो भी बहुत बार मैच में आपको दिखेगा कि वो राइट साइड की तरफ ही जाते हैं और वन-बिसाका और ग्रीनवुड के साथ लिंक करते हैं। तो ये तीनों बहुत ज्यादा चेंज करके खेलेंगे आई फील, तो एक अलग टाइप का गेम प्ले होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ऑब्वियसली राइट विंगर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो हमारा पुराना प्रॉब्लम है, लिंगार्ड राइट विंगर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट विंग पे वो बिल्कुल यूजलेस रहेंगे, वो राइट साइड से अंदर आएंगे बेसिकली। तो आप ओवरलोड आप सेंट्रल एरिया में कर सकते हैं, जो कि आई थिंक सीखना पड़ेगा। देखिए बुरा कब लगता है, मुझे लगता है कि जब आपकी टीम ग्राउंड पे उतरती है, मैनेजर आपसे ये कह के उतारता है आपको कि आप राइट विंग में खेल रहे हो और आप राइट विंग ही खेलोगे, और बाकी की पूरी टीम भी ये मान के चलती है कि आप राइट विंगर ही हो। तो इसके बाद जब आप अंदर बॉल लेके आ जाते हो तो बेसिकली एक ही जगह पे 3 लोग खड़े होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बुरा सिचुएशन हो जाता है। तो इसका मतलब आपने टैक्टिकली कभी वर्कआउट ही नहीं किया है कि वो जो अंदर वाला मिडफील्डर है उसको ये पता रहे कि अगर ये ड्रिफ्ट इन कर रहा है तो मुझे वाइड जाना है, तो वो स्टुपिडिटी लगने लगती है, और वो हमारे साथ आई फील लिंगार्ड और माटा के केस में बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी मिडफील्ड में उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता है कि वो मूव आउट करे, तो वो पहले से वर्कआउट करना चाहिए मैनेजर को। जैसे अब अभी अगर आर्सेनल को देखे, जो मैं कह रहा था, जो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, उनका मतलब लेफ्ट साइड ओवरलोड है, मतलब तो 4 प्लेयर लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं उनके, और मैक्सिमम टाइम जब भी लेफ्ट फ्लैंक में गेम होता है उनके, तो सब हाफ लाइन के ऊपर ही होते हैं, चारों के चारों। तो बेसिकली ओबामेयांग फॉरवर्ड में लास्ट मैन को बीट कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट बैक के साथ जो लास्ट मैन इज द यूजुअली द डिफेंडर, तो राइट बैक के साथ मेटलैंड माइल्स होते हैं, फिर बीच में से कीरन टिर्नी स्प्रिंट मार रहे होते हैं और ग्रैनिट जगह कवर कर रहे होते हैं। तो मतलब आप 4 लोगों को ओवरलोड करते हैं इस तरह से, लेकिन ये टीम का बैलेंस नहीं बिगाड़ता, वो टीम उसके लिए प्रिपेयर्ड है, वो हमेशा फिर भी रेस्ट ऑफ द टीम इज इन द राइट शेप। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेंटर बैक्स पोजीशन में नहीं है, वो गलतियां करते हैं सेंटर बैक्स, दैट्स अ डिफरेंट, लेकिन वो हमेशा पोजीशंस में अपनी, तो हमेशा ही एलेनी, जैसे पिछले मैच में ऑल द टाइम एलेनी, होल्डिंग और गैब्रियल हमेशा काउंटर रोकने का पोजीशन में थे। तो ये इस तरह का कुछ आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड पे उतरते हैं और लिंगार्ड को आप जबरदस्ती राइट विंग पे बोलते हो कि आपको मैन बीट करना है, आपको मैन बीट करना है, ये नहीं होने वाला। तो मतलब वो स्टूपिड लगने लगता है हमें ऑन द पिच, ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल ओपन टू दैट कि लिंगार्ड विल ड्रिफ्ट इन, वही उनका स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से वैन डे बीक हैज टू मूव आउट वाइड या ब्रूनो हैज टू मूव आउट वाइड, तो वो आई थिंक दैट नीड्स टू बी वर्क। सोब लिंगार्ड अगर खेले तो ये देखें कि मैं दूसरे क्रिएटिव प्लेयर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद ऐसी मिडफील्ड है जो कि लगता है कि नहीं कुछ प्रोवाइड कर सकती है अटैक प्लेयर्स को, तो जो अटैक पे खेलते हैं, तो अगर लिंगार्ड उनसे मदद ले सकते हैं, जितनी भी ले सकें वो, तो वो उनके लिए बेहतर है। अदरवाइज तो मतलब सिचुएशन आप लोग जानते ही हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेयर होगा इस सीजन पे जो अपना ब्रेक थ्रू सीजन निकालेगा और दिखाएगा कि नहीं भाई मैं यूनाइटेड के एक कॉन्क्रीट बॉल हूँ। स्टार्ट करते हैं जीत से, कौन लगता है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है, बिकॉज आई थिंक 3-4 अच्छे ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से। इसमें एक्चुअली 2 पर्सपेक्टिव्स भी है देखने के। एक तो है कि स्टैटिस्टिकली कौन सा प्लेयर होगा जो शायद इतने गोल्स मार देगा जितने हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और दूसरा ये है कि ओवरऑल गेम प्ले से अगर हम देखें तो 90 मिनट्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बंदा हर दूसरे मैच में स्कोर कर रहा है वही मैन ऑफ द सीजन हो या वही हमारा टॉप प्लेयर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक स्टैटिस्टिकली मार्शियल का सीजन ये काफी अच्छा होगा। जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है एज अ नंबर 9, ही इज लुकिंग मोर लाइक अ नंबर 9 नाउ। एंड पिछले सीजन में भी
रैशफोर्ड के बराबर आई थिंक उन्होंने गोल्स मारे थे, जिसमें कि एक भी मतलब सारे नॉन पेनल्टी गोल्स थे, तो और बीच में इंजरी भी थी उनकी। तो मेरे ख्याल से ये एक डिफाइनिंग सीजन हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर 30 गोल्स फ्रॉम एंथनी मार्शियल दिस सीजन, और मेरे हिसाब से वो उनके लिए एक डिफाइनिंग सीजन होगा। बहुत सारे स्माइल्स देखने को मिल रहे हैं मेरे को, मोस्टली शायद लोग अग्री नहीं करेंगे मेरे से, बट स्टिल आई विल स्टिक टू मार्शियल। बट एक चीज और मुझे लगता है कि आई वुड से कि आई एम मोर होपिंग फॉर दैट कि पॉग्बा का एक सीजन ऐसा हो जिसमें हमें वो पॉल पॉग्बा देखने को मिले जो हम शायद हम सब जानते हैं और सब होप करते हैं कि वैसा एक सीजन उनका होगा, एक प्रॉपर डिफाइनिंग सीजन जो शायद स्टैटिस्टिकली नहीं ये बोलेगा कि हाँ पॉग्बा ने इतने असिस्ट दिए, बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि अब वो और डीप लाइन रोल खेल रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैटिच के भी पीछे खेल रहे होते हैं, एंड स्पेशली अगर वैन डे बीक के साथ स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक पॉग्बा ही सबसे पीछे खेल रहे होंगे, क्योंकि वैन डे बीक तो डेफिनेटली बॉम ऑन करेंगे। तो आई थिंक स्टैटिस्टिकली हमें ये नहीं सीजन के एंड में सुनने को मिलेगा कि इतने असिस्ट डाले थे पॉग्बा ने या इतने गोल किए, बट आई स्टिल फील कि शायद एक डिफाइनिंग सीजन हो सकता है। वी कैन सी दैट पॉल पॉग्बा जो एक मिडफील्ड मास्टर कर सकते हैं, एज इन कंट्रोल करे पूरे सीजन मैन यूनाइटेड के लिए, एंड ही टर्न्स आउट टू बी द मिडफील्ड हीरो ऑफ मैन यूनाइटेड। तो उस तरह का एक सीजन जहां पर हम बोले कि हाँ ये रोल पॉग्बा ने पिक किया है एंड उन्होंने मिडफील्ड डोमिनेट किया है सीजन, तो वो एक सीजन शायद पॉग्बा का हो सकता है। तो आई वुड से पॉग्बा और मार्शियल, या मे बी दोनों। अर्नव, आपको क्या लगता है? किसका होगा ये अच्छा सीजन? मेरे लिए डैन जेम्स है, तो डेफिनेटली मुझे काफी हद तक भरोसा है कि डैन जेम्स का ब्रेक थ्रू सीजन होगा ये। तो आई थिंक वो बहुत ही स्मार्ट फुटबॉलर हैं, और उनको ये पहला साल उनका एडुकेशन था प्रॉपर टॉप फ्लाइट फुटबॉल में, प्रीमियर लीग में। उन्होंने सारे हाई और लो एक साथ देख लिए एक ही साल के अंदर। वो शुरुआत में पहले ही मैच में गोल करना ओल्ड ट्रैफर्ड में स्ट्रेटफोर्ड एंड पे, वहां से लेके जब लास्ट लॉकडाउन के बाद उनको चांस ही नहीं मिलता था टीम में खेलने का, तो वहां तक उन्होंने सब कुछ देखा। फैन का प्यार भी देखा, फैंस से हेट्रेड भी देखी है काफी हद तक, हेट्रेड नहीं चलिए डिसलाइक भी देखा है। तो अब आई थिंक वो एडुकेशन को ही नीड्स टू टेक ऑन बोर्ड, एंड आई थिंक ही विल टेक ऑन बोर्ड एंड ही विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सीजन। बट वन पर्सन जो मैं चाहता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा सीजन दे, होपफुली मैं बहुत होप कर रहा हूँ इस चीज का, वो है लिंडलॉफ। तो अगर लिंडलॉफ अपना परफॉर्मेंस उस लेवल पे रेज कर सकते हैं कि अगर हमने कल को एक अच्छा डिफेंडर साइन भी किया, क्योंकि हमें करना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर लिंडलॉफ कितना भी अच्छा खेले, हमारा मतलब एरिक बाई एज अ बैकअप इज नॉट गुड इनफ। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ टैलेंट बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इंजर्ड हो जाते हैं बार बार। तो वो एरिक बाई ऐसे हैं कि वो ग्राउंड पे जितनी इंजरी उनको होती है इन द मैच, उससे डबल इंजरी उनको ट्रेनिंग में हो जाती है। तो ऐसे टाइप के प्लेयर के साथ आप हमेशा ही हमेशा यू हैव द रिस्क ऑफ बीइंग फाउंड आउट, है ना। आप बैठे हो कि आपके फर्स्ट टीम को प्लेयर को इंजरी हो, आप उनको खिलाएंगे, तो वो नहीं होगा। तो बट आई वांट कि लिंडलॉफ को एक ऐसा सेंटर बैक बन के आए जो फॉर एग्जांपल जैसा वेस्ट ब्राउन था हमारे लिए, तो वो क्योंकि वेस्ट ब्राउन ने की गलतियां मुझे बहुत कम याद है। एक सीजन मुझे याद है कि जिसमें उन्होंने शायद बड़ा ज्यादा गलतियां कर दी थी, लेकिन उसके बाद वो जब भी हम उनको उतारते थे बड़ा सॉलिड परफॉर्मेंस देते थे, मतलब कुछ बहुत ही तोड़ू परफॉर्मेंस नहीं देते जिसे कहते थे, बट सॉलिड होता था। तो उस तरह का आपके पास एक बैकअप सेंटर बैक होना, तो आपकी पूरी करंट जो डिफेंस लाइन है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं लिंडलॉफ से वो चाहता हूँ कि वो परफॉर्मेंस आए, और मुझे लगता है कि वो हर सीजन में लिंडलॉफ ने एक करके स्टेप बढ़ाया ही है अपने करियर में। मतलब जितना हम उनको पिछले सीजन पसंद करते थे उससे ज्यादा ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इस सीजन। लेकिन there is still scope for improvement, so I hope he takes that another step also, and he is not too far away from being a very good center back. But Arnav, West Brown regular starter तो थे नहीं हमारे लिए, तो अगर तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर अगले सीजन कोई और आ भी जाता है तो लिंडलॉफ मेरे लिए मेरा फर्स्ट चॉइस मतलब बैकअप या रोटेशन ऑप्शन हो सेंटर बैक पे। तो रोटेशन तो नहीं हो, बैकअप हो, लेकिन मतलब लिंडलॉफ हो। ये मैं नहीं चाहता कि एरिक बाई हो, मार्कोस रोहो हो, जो हमेशा इंजर्ड रहते हैं। इनफैक्ट टुएंजेवी भी वैसे ही है, मतलब वो बिना खेले पूरा पिछला सीजन निकल गया उनका। तो इतना इंजर्ड डिफेंस बैकअप मतलब
कि आपको हैरी मैग्वायर को मतलब पता नहीं इंजरी में ही खिलाया जाना पड़ रहा है। तो इस तरह का मतलब एम्प्टी हैंडेडनेस नहीं होना चाहिए इतने बड़े क्लब में। तो वो क्वालिटी सिर्फ मैटर नहीं करती, फिटनेस भी मैटर करता है। तो आई होप वो लिंडलॉफ में है, वो पूरा हर सीजन खेल सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट हर सीजन थोड़ा इम्प्रूव ही किया उन्होंने। तो आई थिंक उस हिसाब से आई होप दैट ही टेक्स दैट नेक्स्ट स्टेप। इंद्रशीष, कौन होगा वो प्लेयर जो यूनाइटेड के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? अगर हम लोग चारों पोजीशन में देखें, चारों फ्रॉम गोलकीपर टू डिफेंस टू मिडफील्ड, सो देखिए गोलकीपर में दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेविड डे गेया। लाइक इज मतलब हम लोग के लिए वो लेजेंड है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है। और उसके मतलब हम लोग कभी सोचा नहीं था कि हम लोग उस पर शक करेगा कि डेविड डे गेया शुड बी आउट ऑफ, ऐसे हम लोग कभी बोलेंगे कि डेविड डे गेया शुड बी आउट ऑफ द टीम, बट अभी ऐसे आ रहे, उसका परफॉर्मेंस ठीक हुआ। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर हिम। उसी हिसाब से अगर डिफेंस में देखा जाए तो देखिए जब भी हम लोग में से कोई, आप लोग में से कोई लिंडलॉफ का बात करते हो, मैं तभी पूछता हूँ कि लिंडलॉफ और मैगवायर में कितना डिफरेंस है। लाइक इज मैगवायर फार अहेड ऑफ लिंडलॉफ? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज just because he is been purchased at a higher price doesn't mean that he is a much more better defender than him in the current form. So I think मैगवायर के लिए भी एक काफी इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है कि उसको और इम्प्रूव करना है और अच्छा परफॉर्म करना है। उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइस टैग का प्रेशर है। और मिडफील्ड में देखा जाए तो आई थिंक पॉल पॉगबा, क्योंकि हम लोग जब भी बात किए, हम लोग ऐसे बात किए कि अगर पॉल पॉगबा ने अपना पोटेंशियल कर लिया तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इट्स बीन ऑलरेडी 5 years, अभी 5 साल हो गया। लाइक अभी तक उस लेवल का अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी जैसे अभी उनका डिफेंस मिडफील्ड में उसका पोजीशन भी चेंज हो चुका है, तो अभी उसको एक अलग डायमेंशन आ गया। उसको अभी मच मोर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ब्रूनो आ चुका है वहाँ पे। तो ही कैनॉट, पॉल पॉगबा कैनॉट गिव लाइक passes which are out of the world. He has to do simple things consistently. अभी उसका मिडफील्ड में पोजीशन चेंज हो चुका है। तो पॉल पॉगबा, और फ्रंट पे आई थिंक रैशफोर्ड, बिकॉज अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी इसका 6th सीजन, और वो पैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे लास्ट सीजन का शुरू में वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन एट द एंड उसका डिप आ गया। तो उसको भी थोड़ा कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि ये लोग इंग्लिश प्लेयर्स है। इंग्लिश प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश क्लब के लिए खेल रहे हो तो इंग्लिश प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपना क्लब के लिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश प्लेयर्स वेरी इजीली वो दूसरा क्लब में जाता नहीं है। तो अगर हम अपना इंग्लिश बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लब ऑल्सो इन द लॉन्ग रन। सो आई थिंक इंद्रशीष, आपने जो बात बोली अभी पॉल पॉगबा के बारे, और थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ इस पे कि ये एक बात बहुत ज्यादा आई थिंक डिस्कस की गई है कि पॉगबा 4-5 सालों से जितना हम सोच रहे हैं या जिस लेवल के प्लेयर है वो यूनाइटेड के जर्सी में नहीं देखने को मिला है। मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लीटली सही है। लास्ट 1-1.5 साल उसके खराब रहे हैं, बट जब पॉगबा आए थे वो जो 3 सीजन थे पहले के, आई थिंक काफी अच्छे सीजन थे। हम कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, या एटलीस्ट मैं नहीं कर रहा था, जब वो यूवे में खेलते थे तो वो मिडफील्ड 3 में खेलते थे, 3 एट द बैक यूवे खेलते थे, तो बहुत फ्रीडम दी जाती थी उनको उस रोल में। यूनाइटेड में आने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एज अ 6 खेले हैं, और हम स्टैटिस्टिकली नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बहुत गोल्स मारेंगे या बहुत असिस्ट, ही विल बी अमंग्स अ लॉट ऑफ असिस्ट, बट उनका इम्पैक्ट था मिडफील्ड में। ये इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सीजन है पॉगबा का वो बहुत ही डिफाइनिंग होगा। आई थिंक ब्रूनो, हम बात जब से ब्रूनो आए हैं टीम में तो सबको ऐसा लग रहा है कि ब्रूनो की वजह से पॉगबा ओवरशैडो हो जाएंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, स्टैटिस्टिकली अगेन एज अ सेड ब्रूनो के ज्यादा असिस्ट होंगे, पेनल्टीज वो लेंगे, गोल्स भी ही विल बी गेटिंग इनटू द बॉक्स मोर ऑफन, बट आई स्टिल बिलीव कि वो जो एलिगेंस और जो मिडफील्ड डोमिनेटिंग एबिलिटी है पॉगबा में वो शायद ब्रूनो में भी नहीं है। तो आई थिंक कि इट्स अनफेयर टू से कि हमें पॉगबा से वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेसिकली जो हमारा लिंक थियागो से है, जो लिंक है हमारा थियागो से, मुझे लगता है कि ये पॉगबा के लिए बुरा है, क्योंकि हम शायद पॉगबा से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो थियागो से हम सोच रहे हैं या हम जानते हैं कि हमें मिलेगा, या लिवरपूल भी फॉर एग्जांपल जानती है या चाहती है उन्हें मिले। तो वो लेवल पॉगबा से हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो लेवल हमें लगता है कि पॉगबा डिलीवर कर सकता है। तो
वो लेवल और जो हमें मिलता है उसका जो एक गैप है वो डिफाइन करना भी डिफिकल्ट है एक्चुअली, बिकॉज क्योंकि राइटली सेड उनका एक 1.5 साल बड़ा ही चैलेंजिंग रहा है, इंजरीज भी रहे हैं और अभी तो देखिए ना कितना बुरा है। आई मीन जैसे ही प्रॉब्ली ही वाज अबाउट टू स्टार्ट अ सीजन वेल तो सच अ मतलब बैड थिंग हैज हैपेंड, तो आई होप कि ही रिकवर्स और बीइंग अ लंग रिलेटेड मैटर उनको टाइम लगेगा इससे निकलने में और सम टाइम यू डोंट इवन नो कि कोरोना का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा उनके लॉन्ग टर्म करियर पे, बीइंग अ लंग डिजीज सो सैड। तो मतलब उसीलिए वो मतलब हाँ है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा जो इंद्रशीष कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात से कि पॉग्बा को बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कुछ बहुत ही अमेजिंग करने की जरूरत नहीं है और वो बेसिकली हम उनसे यही चाहते हैं कि वो जो मिस्टेक्स उनके गेम में है ना उसको वो कट आउट करें। तो जिस तरह जब वो बॉल लूज कर जाते हैं कोई मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जहाँ से अब हमारे पास मौका ही नहीं है कि हम एक काउंटर रोक दें, तो वो चीजें उनको बंद करनी होगी। वो अगर वो कट आउट कर दें तो आई थिंक ही इज मोर देन ही इज वेल एंड गुड, ही इज मच बेटर देन एनी अदर सेंट्रल मिडफील्डर इन द लीग। वो जिस तरह से वो एस्टन विला के अगेंस्ट भी हुई मतलब आराम से मजाक से उन्होंने 2 प्लेयर के बीच से प्रेशर में बॉल बाहर निकाल लिया और कैरी करके ले गए। तो मतलब वो सब चीजें उनको नेचुरल है, वो उसके लिए उनको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट जो चीज में उनको एफर्ट करने की जरूरत है वो है टू कट आउट हिज मिस्टेक्स। तो वी जस्ट होप कि ही कट्स आउट हिज मिस्टेक्स। तो वो मेरा यही कहना था कि देखिए पॉग्बा का जो मेन फॉल्टी है, जो फॉल्ट है वो है कि एक विकेट में उसने 10/10 परफॉर्मेंस दिए, अगला विकेट में वो 4/10 भी दे सकता है। तो देखिए आप जितने भी टॉप मिडफील्डर्स देखे, टॉप मिडफील्डर्स अब ज़ावी, इनिएस्टा, मॉड्रिच, क्रूज, किसी को भी देख लो, ये नहीं बोला पॉग्बा उससे कम है, सेम लेवल पे, लेकिन उनका जो वीक इन वीक आउट उनका परफॉर्मेंस है उसका हमेशा 8 to 10 के बीच में रहता है। वो लोग जो सिंपल चीज इजी थिंग्स वो एकदम विदाउट एनी मिस्टेक्स करता है। तो मेरे को अभी पॉग्बा को भी यही करना है कि उस जो सिंपल चीज है कि एक छोटा सा पास, एक उसको ऐसा नहीं कि उसको ओवर द टॉप पास देना चाहिए कि कुछ ऐसा करना है कि ओपोनेंट का डिफेंस ब्रेक हो जाए, उसके लिए प्लेयर आ चुका है। उसको सिर्फ सिंपल चीजें कंसिस्टेंटली करना है। मुझे भी लगता है कि पोग्बा से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं ये एक ही प्लेयर है हमारे पास ऐसा जिससे हम बोल सकते हैं कि नहीं अगर वो अच्छा खेलेगा तो हम हारे मैच भी जीत जाएंगे। बट उसमें चक्कर क्या आता है कि इन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, एक्सटेंशन नहीं डाला है अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, ये वेट कर रहे हैं मे बी कि देखने का कि फिर से अगर यूनाइटेड फिसलता है। आई थिंक सो 7 नवंबर तक हम एवर्टन को खेल लेंगे और उससे पहले हम 1-2 अच्छे मैचेस खेल लेंगे, टॉटनहम के अगेंस्ट खेल लेंगे, चेल्सी के अगेंस्ट खेल लेंगे पॉसिबली। तो अगर उस मैच में कैसा परफॉर्मेंस है, कितने लो हम जाएंगे, मे बी उस पर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन डिपेंड करता है। फिर एजेंट आ जाते हैं बीच में, फिर जब वो आता है तो बहुत खिचड़ी पकता है उनके साथ। अब इस सारी सिचुएशन पे ऐसे प्लेयर को मैं बोल रहा हूँ कि आपको परफॉर्मेंस भी देना है, आपको अपने आप से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मुझे कुछ चीजें पता है कि अब ब्रूनो फर्नांडिस है तो ये पॉल पोग्बा उसी पोजीशन पे खेलेंगे जिस पोजीशन पे लास्ट सीजन खेल रहे थे। तो कितनी बार होता है कि जब यूनाइटेड बुरा खेलती है तो ये बहुत ज्यादा बॉल लूज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो इन्हीं से होता है बॉल लूज करने का, और उसी में लोग बोलते हैं कि आपने लूज क्यों किया, जब आपको पता है हमारे पीछे जो प्लेयर है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। आई थिंक सो अगर मैं पोग्बा की तरफ सोचूं तो मैं तो वन-बिसाका से बहुत ज्यादा हेल्प लेता। मैं मतलब टैक्टिकली बात करता हूँ उनसे कि आप मेरे को कवर अप करो अगर ये वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये आगे जाएंगे तो फिर वो बात वहीं आ जाए, क्योंकि हमारा डिफेंस तो वनरेबल है ही, हमने कुछ साइनिंग वाइनिंग नहीं किया अभी तक। और मुझे लग रहा है कि जो आएगा भी वो कोई ऐसा थोड़ा धमाका है वो मैकेनो की तरह कि नहीं रेट पे जेल हो जाएगा और ये एक यूनाइटेड को अच्छी क्वालिटी लाएगा। तो मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ कि पोग्बा को पहले तो ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि इस सीजन पे अगर वो यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं अपनी सराउंडिंग को थोड़ा सा क्लीन करें, ताकि मतलब कभी पिंच भी आए ना अगर, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जब कोई प्लेयर किसी फैन बेस को पसंद नहीं होता है, वो चाहे इतना बुरा भी करे उसको फैन बेस इतना बड़ा बना देता है और फिर मीडिया वही पिक करता है और फिर हो जाता है काम खराब। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है यूनाइटेड के सीजन से जिस हिसाब से हमारी अभी पटरी चल रही है, बट अगर पोग्बा भी उस चीज में ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि पोग्बा लीडर है, बट मुझे लगता है कि पोग्बा लीडर है, क्योंकि अगर वो लीडर होते तो 4 से 5 से 6 साल में अब आपके पास टीम है। मुझे लगता था कि हम मैंने को शायद पोग्बा ने ये बताया कि मेरी क्या बेस्ट पोजीशन है,
बेन पर्सी ने भी जनवरी में यही बात बोली थी, रॉय कीन ने भी उससे पहले यही बात बोली थी। अब 2 यूनाइटेड के लेजेंड्स जो मतलब एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे अपने टाइम पे, वो ये कह रहे तो मे भी उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, डिस्पाइट इज अ वर्ल्ड कप विनर, और रॉय कीन और बेन पर्सी वर्ल्ड कप विनर नहीं है, वो डिफरेंट चीज है। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं, वो है हमारी ट्रांसफर का। जब भी आप यूनाइटेड के पोस्ट देंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, तो नीचे फैन सेक्शन पे जाएंगे, अरे भैया साइन कर लो। जो भी जिस लैंग्वेज से बात करता है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में भी पुट कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमारा ट्रांसफर सीजन किस तरीके से एंड होगा? मुझे लगता है पॉग्बा के बारे में जो हम कह रहे थे वो भी इससे लिंक्ड है। तो पॉग्बा ने जब ये कहा कि वो साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, तो उसके पीछे ये एक बात की खुशी थी कि एक तो टीम का माहौल अच्छा हो गया था डेफिनेटली, बट अदर देन दैट द फैक्ट दैट हम सांचो से लिंक्ड थे। तो देयर वर स्टोरीज दैट पॉग्बा इज वेरी एक्साइटेड, ही वुड वांट टू प्ले विद सांचो, तो और वो डील आज तक नहीं हो पाई है। तो फैंस तो चलिए चलता है, हम थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पर मैं तो उन प्लेयर्स के बारे में ज्यादा सोचता हूँ जो बेसिकली रोज ट्रेन कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं और उनको हर दिन वही सेम, वो फिर सीजन जिन प्लेयर्स के साथ, जिन प्रॉब्लम्स के साथ खत्म। देखिए कोई प्लेयर बेवकूफ नहीं होता है, वो 20 साल का हो, 19 साल का हो या 22 साल का हो, वो टॉप डिवीजन फुटबॉल खेल रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोअर डिवीजन भी खेला है, तो उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि उस टीम में क्या नहीं था जो उसकी आज की टीम में है। तो अब तो उसको ये पता है कि कहाँ टीम इम्प्रूव करेगी या करनी चाहिए, तब जाके वो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और जब वो अगले सीजन वहीं पे आता है उसी जगह और वो देखता है कि वो प्लेयर्स तो वही है, 5% इम्प्रूव कर जाएंगे, 10% इम्प्रूव कर जाएंगे, बट आप उनसे सडनली आप रैशफोर्ड से या ग्रीनवुड से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो अगले सीजन मोहम्मद साला बन जाएंगे। तो मतलब नॉट सेइंग एनीथिंग, भैया मेसी बन जाएंगे। तो वो आपको पता है कि ग्रीनवुड हैज दिस, अगले सीजन इतना अच्छा खेल सकते हो, हमसे बहुत ज्यादा उनकी टीममेट जानते हैं जो उन्हें भी डे टू डे ट्रेनिंग में देख रहे हैं। तो अब जब वो वॉक इन करते हैं और उनको फील होता है कि वो सिर्फ एक नया साइनिंग आया है, और तो वो दैट इज समथिंग रियली मतलब बहुत ही वरीइंग है। और वो आई डोंट नो उसका मुझे लगता है बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है स्क्वाड पे। तो वो इम्पैक्ट कैसे हम फाइट करते हैं, क्योंकि हम किसी भी ट्रांसफर को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये लगता है, हमारी मैनेजमेंट को प्रॉब्ली ये लगता है कि अक्टूबर 5 का डेडलाइन है, तो अगर हम लास्ट डे पे बिड करेंगे तो हमारे अलावा कोई बिड कर नहीं सकता इस मार्केट में, तो इन ऑल लाइकलीहुड हम ही बिड करेंगे, हम ही उस प्लेयर को लेंगे। तो लास्ट डे पे करेंगे तो 2-3 मिलियन कम में या 5 मिलियन कम में बिड करेंगे। तो वो 5 मिलियन प्रॉब्ली 2 डील्स पे कम करके 10 मिलियन कम करने की हमारी जो इच्छा है, उसमें प्रॉब्ली हम 6 पॉइंट्स को दांव पे लगा रहे हैं। तो वो 6 पॉइंट कहीं 2 पॉइंट ना हो जाए या 1 पॉइंट ना हो जाए इस, और वो हम 5 पॉइंट पीछे जो हो जाएंगे, जो आई थिंक उस दिन मैंने काफी सारे लोगों से भी सुना, गोल्डरिच से भी सुना फॉर एग्जांपल कि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का सीजन है, जिसमें फर्स्ट वीकेंड हो चुका है होगा जब हम दूसरा वीकेंड चालू करेंगे, और हम बेसिकली उनके दूसरे मैच के टाइम में हम अपना पहला मैच खेल रहे होंगे, और हमें ये अभी तक नहीं पता है कि जो मैच हमने मिस किया है वो कब खेला जाएगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम ये मैच में बाय एनी चांस पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो हम ऑलरेडी आर्सेनल से लेस्टर से 3 पॉइंट पीछे हैं, तो हम हमेशा ही कैचअप कर रहे होंगे। एंड हम सर एलेक्स फर्ग्यूसन को देख के बड़े हुए हैं, और हमें पता है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन सबसे ज्यादा मीडिया में आगे कहते हैं कि पुट योर पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, बिकॉज द प्रेशर ऑफ पॉइंट्स ऑन द बोर्ड एक दूसरी चीज होती है। तो और वो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट प्रेशर नाउ, और वी डोंट हैव न्यू प्लेयर्स टू हेल्प अस आउट, टू हेल्प अस चेंज व्हाट वी कैन गिव ऑन द पिच। इसीलिए और ज्यादा फोकस मेरा तो स्पेसिफिकली मैनेजर पे आ गया है कि मैनेजर को अपने फॉर्मेशंस चेंज करने होंगे, ट्वीक करते रहने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा जो कि क्रिस्टल पैलेस या दूसरा कोई टीम अपने प्री मैच वीडियो में देख के ना आए। बेसिकली जब वो अपनी ट्रेनिंग में बैठ के देख रहे हो, वो वीडियो पे ना देख के आए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपके पास पर्सनल नहीं है जो आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल दौर है आई थिंक। बट आई स्टिल थिंक कि 2 ट्रांसफर्स हो जाएंगे, बट आई एम जस्ट वरीड कि वो 2 ट्रांसफर्स भी अगर होते हैं वो कौन होंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली वो 2 ट्रांसफर्स कब तक सेटल होंगे स्क्वाड में। तो वो मतलब प्रॉब्ली उनको साइन करते करते 2 या 3
हफ्ते खत जा चुके होंगे, 2 या 3 मैचेस जा चुके होंगे, और उनके सेटल इन होते होते और 2-3 मैचेस कम से कम, तो मतलब अक्टूबर एंड हो जाएगा, तो 6-7 मैच आपके लीग के खत्म हो जाएंगे। इट्स अ वरीइंग थिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पे बेसिकली 90 पॉइंट्स डज नॉट विन यू द प्रीमियर लीग फॉर 2 सीजन्स नाउ। तो अब तो डेफिनेटली फिर सेकंड और थर्ड भी उतना ही डिफिकल्ट हो गया है, तो अब हमें उस तरह से सोचना है, तो दैट्स अ टफ वन, बट स्टिल 2 ट्रांसफर हो जाने चाहिए। आपको क्या लगता है 2 ट्रांसफर होंगे या नहीं? 2 ट्रांसफर आई थिंक हो जाएंगे जतिन, लेट्स होप कि 2 में से एक जेडन सैंचो हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लग नहीं रहा है अब कि शायद वो हो पाएगा। बट इंटरेस्टिंग न्यूज जो अभी ब्रेक हो रही है कुछ देर पहले की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं कि थियागो हैज अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद मैन यूनाइटेड। तो ये इंटरेस्टिंग, वैसे ये अगेन इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, इट्स नथिंग टू गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो मैं पहले ही बोल दूं इससे पहले कि बहुत खुश हो जाए, ये काफी बार सुन लिया लगता है इसमें। राइट, बट ये फिर से बाहर आ रहा है काफी टाइम बाद, आई थिंक अ वीक और 10 डेज बाद ये बातें फिर से बाहर आ रही है। तो शायद अभी भी कुछ जान हो उस स्पेकुलेशन में, अगर हो तो मैं तो बहुत बस कर रहा हूँ। और रेगुलन भी मुझे लगता है कि शायद रेगुलन डील भी हो जाएगी, उसमें भी कुछ न्यूज ब्रेक हो रही है कि आई थिंक बायबैक क्लॉज ही एक फैक्टर है जो अभी भी होल्ड अप कर रहा है इस डील को। बट अब लग रहा है कि शायद अराउंड 25 मिलियन पाउंड्स की बिड शायद ऑफिशियली यूनाइटेड डालने वाली है या समथिंग अराउंड दैट। तो लेट्स सी, बट आई थिंक 2 ट्रांसफर्स हो जाएंगे, जिसमें से एक मुझे लगता है कि रेगुलन होगा, दूसरा वाला लेट्स होप कि 2 जो सबसे एक्साइटिंग नाम हमने सुने इस बार, उसमें से अगर एक भी हो जाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल ट्रांसफर विंडो बोलूंगा मैं उसको। इंद्रशीष, आपको क्या लगता है 2 होंगे, ज्यादा होंगे या कुछ नहीं होगा? देखिए सैंचो के बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं। आई थिंक अगर अब हम लोग सैंचो को इतना लेट साइन कराएंगे अक्टूबर एंड में, नवंबर में, उससे अच्छा हम लोग अगला सीजन साइन कराएं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम लोग यूज्ड टू हो जाएंगे बिना सैंचो का खेलने का। तो ऐसा नहीं कि सैंचो आके बहुत बड़ा लंबा एक डिफरेंस बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना स्पेकुलेशन, इतना कुछ, इतना प्रेशर, कोई फर्क मतलब कोई यूज नहीं हम अपना। तो उससे अच्छा हम लोग कोई और प्लेयर देखे या ना देखे, या इसी से ही काम चलाए। और देखिए रेगुलर डील भी हम लोग का काफी लग रहा है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि सेविया ने अभी तक मार्कोस एक्यूना को साइन कर लिया, जो उसका रिप्लेसमेंट लग रहा है। और अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग एक अच्छा टैलेंट से हम लोग लिंक हो रहे हुए एलेक्स टेलेस, तो वो भी काफी अच्छा लेफ्ट बैक है, काफी अटैकिंग लेफ्ट बैक है, उसका सेट पीस भी अच्छा है, शूटिंग भी अच्छा है, गोल स्कोरिंग लेफ्ट बैक है, जो हमें लाइक मेरा पर्सनली आई थिंक आई लाइक दोस काइंड ऑफ लेफ्ट बैक्स, कि वो टीम में काफी असर करता है। लाइक व्हेन यू आर अ गोल डाउन दे हेल्प यू अ लॉट। सो आई थिंक लेफ्ट बैक में अपना अच्छा एक साइनिंग आने वाला है। अब देखिए हम लोग लेफ्ट बैक के पीछे जा रहे हैं। हाँ, शॉ इंजरी प्रोन है, लेफ्ट बैक चाहिए, तो इट्स अ गुड साइनिंग। बट देखिए थियागो साइनिंग, आई एम नॉट अ फैन ऑफ थियागो साइनिंग। तब देखिए हम लोग के पास ज्यादा इतना ऑप्शन हो जाएंगे मिडफील्ड में, इतना ऑप्शन, फिर हम लोग एक जगह हम लोग का ऑप्शन नहीं है, दूसरा जगह हम लोग का इतना ऑप्शन है, तो एक आप किसको बैठाओगे? आप वेंडबी को बैठा दिया आपने, सिर्फ थियागो आ गया तो थियागो भी बैठना पड़ेगा। थियागो बैठना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो अभी पीक पे है, मतलब लास्ट सीजन में पीक, तो अभी पीक हिट कर चुका है उसने। और पोग्बा को आप बैठा नहीं सकते, तो अच्छा कंपटीशन बनेगा। लेकिन अब पता नहीं, जैसे पोग्बा का जो मेंटालिटी है, मेरे को अभी उसने एक अच्छा माइंडसेट पे आया है, आई डोंट थिंक उसको अभी हिलाना चाहिए। मुझे तो लगता है कुछ तो साइन करो, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि हम जो, मुझे लगता है सबसे मुझे अनफॉर्चुनेट बात पता क्या लगती है यूनाइटेड की, कि हमारे पास पैसे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आ गई है कि अब वुडवर्ड टाइप प्लेयर देखते हैं, ये देखते हैं कि ना हम वही प्लेयर लेंगे जो कि राइट प्राइस पे आएगा, और हम ये पर्सोना चेंज करें कि यूनाइटेड ओवर पे नहीं करता है। मे बी उस वजह से टाइम लगता है ज्यादा हमारी डील्स पे। ये भी एक तरीका हो सकता है, जिस तरीके से कई बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट हमने राइट टारगेट नहीं लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कभी ऑफलोड भी नहीं की प्लेयर्स जो हमें ऑफलोड करने चाहिए। अगर हम स्मॉलिंग को ऑफलोड करते हैं, रो को ऑफलोड करते हैं, रो से बेस स्ट्रक्चर खुलेगा,
स्मॉलिंग से थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। मैं तो ये चाहता था कि लिंगार्ड को भी अगर लोन पे किसी भी तरीके से, मतलब ये जो प्लेयर्स है इनको निकालें कि हाई पेज पे बहुत ज्यादा, ये इतने पेज पे तो एडरसन नहीं है जो अच्छा काम कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, जो डिजर्व करते हैं रियलिटी में, कि जो लिंगार्ड से ज्यादा वे डिजर्व करते हैं। तो हमको ये भी सॉर्ट आउट करना चाहिए, और इसके साथ जो पैसा आ रहा है अगर हम इफेक्टिवली यूज करें, अगर जो नेक्स्ट स्पेंड बनेगा वो ज्यादा नहीं बनेगा। अब उपमेकानो पे, अगर ऐसे प्लेयर्स पे हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अगर हम करते हैं एटलीस्ट ट्राई तो करें उस पर, जितना एफर्ट हम बाकी प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। बाय बाय क्लॉज थोड़ा ना मांग रहा है वो, बाय बाय क्लॉज मांगने का मतलब क्या है कि आप अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो क्लब पे, तो वो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं देखता हूँ कि रेगुलर आते हैं, शॉ से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, भाई हमारे को बहुत अच्छा प्लेयर मिल जाता है, 2 सीजन के बाद क्या होगा, फिर से लेफ्ट बैक पे जाना पड़ेगा। आप रेगुलर को ले रहे हैं कि 6 सीजन आपके पास प्लेयर रहे शॉ और रेगुलर, बट आप ये नहीं देख रहे कि 2 सीजन के बाद उसका बाय बैक क्लॉज है। तो मे बी आइडेंटिफिकेशन ही हमारी सही नहीं है। बाकी प्लेयर्स के बारे में तो आप सभी ने बात कर ही दी, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेडिक्शन क्या है सब क्रिस्टल पैलेस मैच में? इससे पहले आई थिंक एक स्काई स्पोर्ट्स एक न्यूज ब्रेक कर रहे हैं शायद कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव प्रपोज्ड अ बिड ऑफ 100 million टू बी पेड as 75 million upfront and 25 million next season with 8 million in performance add-ons. So BVB have rejected the proposal because of the 8 million add-ons which are performance related basically. तो उनको डायरेक्ट गारंटीड add-ons चाहिए, तो अभी भी हम वही हैं। तो इतना तो श्योर है कि I think अभी we should leave. ये डील बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हम बिल्कुल सब्जी की तरह खरीद रहे हैं सांचो को। हाँ लेकिन आई थिंक प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे। आप प्रेडिक्शन बताइए यार, मतलब कितने गोल से हम जीतेंगे, क्योंकि ड्रॉ और हारना तो अच्छा सिचुएशन नहीं होगा। पैलेस हाँ, आई थिंक 1-1 ड्रॉ। जीत आप कैसे देख रहे हो? मैं ड्रॉ बोलना नहीं चाह रहा था, बट मैंने पहले भी बोला कि मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ पैलेस मैच को लेके, मैं नहीं ड्रॉ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, बट एक्चुअली मैं भी 1-1 ड्रॉ ही प्रेडिक्ट कर रहा था, तो 1-1 ड्रॉ, आई वोंट चेंज इट, 1-1 ड्रॉ। या इंद्रशीष आपको क्या लग रहा है? I think say Bruno Fernandes penalty 1-0 win, जैसे लास्ट में हम लोग हुए जा रहे हैं, सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस का पेनल्टी या भरोसा है और कुछ नहीं। चलो मैं तो 2-1 बोल लेता हूँ, इसलिए बोल लेता हूँ कि चलो कुछ पॉजिटिव वाइब से तो शो खत्म हो, अदरवाइज तो बहुत ही नेगेटिविटी है यूनाइटेड के। तो मैं दिख रहा हूँ 2-1 से यूनाइटेड जीतेगी, और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि चलो हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये यूनाइटेड की जर्नी, जेडन सैंचो की डील बहुत ही अजीब सी लग रही है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अब 50-50 है। 50 इसलिए भी है क्योंकि यूनाइटेड के पास है स्पेंडिंग पावर, अगर वो स्प्लैश करते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज तो जिन टारगेट्स पे हम जा रहे हैं मे बी वो यूनाइटेड पे आने के लिए ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर बाय बैक क्लॉज है तो सिचुएशन है यूनाइटेड के साथ सारी चीजें कुल मिला के अच्छी नहीं जा रही है। साइनिंग्स पहले ही हो जानी चाहिए थी, बट अब साइनिंग नहीं हुई है, तो इसका एक फायदा है कि ओले गुनर सोल्शर के पास एक कंफर्ट है फैन बेस की तरफ से कि आपने उसको प्लेयर टाइम पे नहीं दिए, जो कि सिचुएशन चेल्सी पे नहीं है। चेल्सी पे प्लेयर टाइम पे आ गए हैं, तो एक्सपेक्टेशन लैम्पार्ड से स्काई हाई हो गया। अगर हमने भी साइन किया होता तो फिर एक्सपेक्टेशन ओली से ज्यादा होती। तो यही सिचुएशन है। लेट्स होप हम 2020-2021 सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस करें और एक ऐसे स्पिरिट से आए जिससे हमें पता लगे कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से वो थोड़ा अपना क्लियर विजन दे कि वो आने वाले 5 से 6 साल में यूनाइटेड को क्या दे सके, ताकि जब हम अगली ट्रांसफर सीजन पे जाएं तो इवन इफ वी साइन 2 प्लेयर्स तब भी हमारा काम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए और सबसे ज़रूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!